Hello everyone, my name is Shivani. Today I will discuss with you the topic of food security in India. फूड सिक्योरिटी को जानने से पहले हमें इसका मीनिंग अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग देन गेटिंग टू सिक्योर मील। इसका मीनिंग है कि सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलने से इसका मीनिंग ये नहीं हो जाता कि आप फूड सिक्योर हो, या फिर कह सकते हैं कि आपकी कंट्री पूरी तरह से इंश्योर कर लिया है कि आपके देश में सफिशिएंट अमाउंट में फूड अवेलेबल है या नहीं। सिर्फ 2 वक्त का खाना मिलना फूड सिक्योरिटी नहीं होता। मान लीजिए कल को सिचुएशंस चेंज होती है, आपके अकॉर्डिंग नहीं रह पाती, तो आपको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। तो इस सेंस में फूड सिक्योरिटी एक ब्रॉड डिमेंशन है, एक ब्रॉड इशू है विच इज़ नीडेड टू बी डिबेटेड एंड डिस्कस। अब देखिए, जो फूड सिक्योरिटी है उसके 3 डिमेंशंस हैं: अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। 2 वक्त का खाना मिलना फूड सिक्योरिटी नहीं है। इसको समझने के लिए हमें इसके जो 3 डायमेंशंस है उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी डिस्कस करते हैं। अवेलेबिलिटी क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ सफिशेंट फूड विद इन द कंट्री। आपकी कंट्री तब फूड सिक्योर होगी जब कंट्री में सफिशेंट प्रोडक्शन होगी, खाना मिल रहा होगा, तो आप फूड सिक्योर होंगे। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर स्टॉक। तो ये खाना आएगा कहाँ से? खाने की बारिश तो नहीं होती, हमें इसका प्रोडक्शन करना पड़ता है। और फूड की प्रोडक्शन करो या देश में ही इसका प्रोडक्शन करें, या हम इसे दूसरे देश से मंगवाकर स्टॉक में ऐड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ एक्सेसिबिलिटी। अब एक्सेसिबिलिटी क्या होती है? फूड इज़ विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन। हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारी कंट्री में एक साइड तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा वाले देश हैं, वहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और जैसे ड्राई रीजन्स हैं जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान एक्सेट्रा, तो इस तरह हमारी कंट्री में खाना तो इतना है कि हम अमेरिका को यहाँ बिठाकर खाना खिला सकते हैं। पर अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते तो खाना वहाँ तक पहुँचाना, दूसरे जहाँ पर ड्राई रीजन्स है वहाँ तक पहुँचाना। तो जो सेकंड पॉइंट है ये असेस करता है कि हमारे पास पर्सन के पास, हर एक पर्सन का असेस होना चाहिए, फूड को असेसिबिलिटी होना चाहिए कि एवरी पर्सन के असेसिबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड डायमेंशन इज़ अफोर्डेबिलिटी। एवरी वन हैव द इनफ मनी टू बाय सफिशेंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। हर एक पर्सन के पास फूड को बाय करने के लिए मनी भी होनी चाहिए, और केवल खाना खरीदना ही नहीं बल्कि न्यूट्रिशियस फूड भी होना चाहिए। तो इस तरह फूड सिक्योरिटी यह 3 डिमेंशंस पर निर्भर करती है। फर्स्ट इज़ कि हमारे पास फूड होना चाहिए, सेकंड वहाँ तक पहुँचने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, थर्ड हमें फूड खरीदने के लिए हमारे पास मनी भी होनी चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स करती है इन 3 डिमेंशंस के ऊपर। आगे वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन रिलेशन टू फूड सिक्योरिटी। अब इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े फूड सिक्योरिटी को लेकर। सबसे पहले पॉइंट है फूड सिक्योरिटी की चिंता का पता 1943 में ब्रिटिश शासन में अकाल के अनुभव से लगाया जा सकता है, जिसके कारण 2 मिलियन से लेकर 3 मिलियन तक लोग भूखमरी के कारण मर गए थे। सेकेंड पॉइंट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था देश में? 1960 के एंड तथा 1970 में ग्रीन रेवोल्यूशन से गुजरा था। परंतु इस पर ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ओनली 2 कैरल्स पर डिपेंड कर रहा था। वीट एंड राइस पर फोकस किया। इसने देश के नॉर्थ वेस्टर्न एंड साउथर्न में अमीर लोगों को इसका प्रॉफिट पहुंचा।
एंड देन वाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद वाइट रेवोल्यूशन आया, जिसकी स्टार्टिंग 1970 तक और 1980 में ऑपरेशन फ्लूड द्वारा की गई थी। इसके द्वारा मिल्क के प्रोडक्शन में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ। आगे एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। 2000 के बाद कपास के प्रोडक्शन में बहुत मात्रा में प्रोग्रेस हुआ, जिसके कारण कपास काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया गया, जिसके कारण 2008 में भारत को कपास का दूसरा बड़ा कपास का एक्सपोर्टर बना दिया गया। कंसर्न्स वीज़ा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस क्या इंडिया में? फर्स्ट इज़ इंडिया में अननोराइज्ड पीपल की पॉपुलेशन बहुत है, अराउंड 195 मिलियन, और दूसरी तरफ नियरली 47 मिलियन, यानी कि 4 आउट ऑफ 10 चिल्ड्रन इन इंडिया अंडर न्यूट्रिशन और स्टनिंग के कारण अपनी ह्यूमन पोटेंशियल्स को पूरा नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज़ वेरी लो। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक फिगर, इंडिया में अनाज की पैदावार 2992 kg होने का अनुमान है पर हेक्टर, और दूसरी तरफ नॉर्थन अमेरिका में 7318.4 kg पर हेक्टर प्रोडक्शन होती है। ये बहुत ही डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू FAO, the Food and Agriculture Organizations estimate in the state of food security and nutrition in the world 2018 report about India में 14.8% population is undernourished. Further, according to the report, इंडिया में 5 साल से कम उम्र के 38.4 बच्चे बोने, मतलब कि अपनी एज के हिसाब से बहुत कम है, जबकि 21% बच्चे सफ़र फ्रॉम वास्टिंग मीन्स उनका वज़न उनकी लंबाई के अकॉर्डिंग बहुत कम है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार इंडिया 1119 क्वालिफाइड कंट्रीज़ में 103rd कंट्री है। अब चैलेंजेस कौन से इफ़ेक्ट करते हैं फूड सिक्योरिटी? वो क्या है? क्लाइमेट चेंज, हाई टेम्परेचर, अनरिलायबल रेनफॉल के कारण जो फार्मिंग को बहुत ही डिफ़िकल्ट बना देती है। क्लाइमेट चेंज केवल फार्मिंग को नहीं बट आल्सो इम्पैक्ट ऑन लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशरी आदि को भी डिफेक्ट करती है, जिसके कारण जो हमारी इनकम है वो बहुत कम हो जाती है और ट्रेड में भी डिफ़िकल्टी आती है और हेल्थ में को भी डिफेक्ट करती हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू रिमोट एरियाज़, आदिवासी समुदाय जो है दूरदराज के इलाकों में रहना, उनको डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग इकोनॉमिक बैकवर्ड का कारण बन गया है। ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन एंड जनरल इनक्वालिटी इज़ ऑल्सो द रीज़न ऑफ फूड अनसिक्योरिटी इन इंडिया। बायोफॉल्स के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण क्रॉप्स ग्रो करना कम कर देते हैं। करप्शन, कुछ दुकानदार प्रॉफिट पाने के लिए जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको पुअर क्वालिटी ग्रेन्स की सेल करते हैं, जिसके कारण भी हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये सभी कारण हैं जो फूड सिक्योरिटी को चैलेंजेस करते हैं, परंतु इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी स्कीम्स लागू की हैं। सबसे पहले उन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशंस लागू किया था 2007 में। इसका एम क्या था? जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना। कौन सी प्रोडक्शन को? राइस की, वीट की, पल्सेस की, कैरल्स की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि वेजिटेबल ऑयल की मात्रा को इंक्रीज़ करना। फिर सेकंड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये
2007 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना के द्वारा स्टेट्स को अपने एग्रीकल्चर को चुनने की परमिशन दे दी गई थी। इट वॉज कन्वर्टेड इंटू ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इन 2014-15 आल्सो विद 100% सेंट्रल असिस्टेंस। Integrated schemes on oil seeds, pulses, palm oils and maize। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैसिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सॉइल एंड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम। कुपोषण को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, जैसे स्कूलों में मिड डे मील की योजना को चलाया ताकि बच्चों को एक समय का पोषित भोजन मिल सके। मिड डे मील की स्कीम को चलाया। आंगनवाड़ी सिस्टम जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को राशन प्रोवाइड किया जाता है। फूड फोर्टिफिकेशंस आदि बहुत सारे गवर्नमेंट ने इफेक्ट किए हैं। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व हैं, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फूड सिक्योरिटी के लिए काम करती हैं। स्टेप्स टू बी टेकन टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। ये कौन कौन से? इंटीग्रेटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क। द गवर्नमेंट पॉलिसी नीड्स टू अडॉप्ट एन इंटीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क। स्ट्रेटजीज फॉर बेटर स्टोरेज शुड बी अडॉप्टेड। एजुकेशन देनी चाहिए लोगों किसानों को ताकि सही ढंग से कृषि की जा सके। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड। जो कृषि के लिए, जो फसलों के लिए नवी तकनीकों का यूज़ करना चाहिए, और जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फसलें उगानी चाहिए ताकि बेनिफिट मिल सके। इम्प्रूव वैराइटीज़, जो क्वालिटी है उनको इम्प्रूव करना चाहिए। इस तरह हम फूड सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।